नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित उपाध्याय आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। हम इसके पहले क्लास 10 के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसमें लाइफ प्रोसेस में हमने पादप में पोषण को के बारे में पढ़ लिया था। आज हम उसी का सेकंड चैप्टर लेके आए हैं, सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे मानव में पोषण। तो मानव की पोषण की प्रक्रियाएं कैसी होंगी, हम इस क्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो चाहिए चलते हैं, हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें आती हैं। तो मैंने यहाँ पर एक नॉर्मली फिगर बनाया, आपको फिगर में इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि फिगर में क्या क्या चीजें होती हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, तो जैसे भी बना है। तो यहाँ पे हमने देखेंगे कि मानव में पोषण में क्रियाएं कैसे होंगी, कौन कौन से हमारे अंग तंत्र होंगे जो इस क्रिया में भाग लेंगे, कैसे प्रक्रियाएं गुजरती हैं। तो उन सबको हमको एक एक नजरों में देखना है। तो मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है, ये आपका मानव का पाचन तंत्र है। तो वहां देखेंगे सबसे प्रथम हम क्या लेते हैं, तो मानव के पाचन तंत्र को मुख्यतः दो रूपों में बांटा गया है। एक हमारा होता है आहार नाल, दूसरा होता है पाचक ग्रंथियां। तो पाचक ग्रंथियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले हम यहाँ पे आहार नाल देखते हैं कि आहार नाल हमारा क्या क्या कैसे गुजरता है, जहां से भोजन हमारा चलता है। तो देख रहे हैं हमारा कि मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक की सारी प्रक्रियाएं हमारे आहार नाल के अंतर्गत आती है। इस प्रक्रिया में देखेंगे तो पहले यहाँ मुख हमारा स्टार्ट होता है, मुख होता है। उसके बाद इसी मुख वाली क्रिया में देखेंगे लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। लाल ग्रंथियों के नीचे हम आते हैं, तो ये देखिए हमारा क्या होता है, ये हमारा यहाँ श्वास नली होती है। तो श्वास नली से जुड़ी और मुख गुहिका से एक नली हमारी आती है, सीधा चली आती है बॉडी के अंदर। ये उनको कहते हैं ग्रास कृष्णी या ग्रास नली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये सीधा कृष्णी हमारी कहाँ पहुंचती है? अमाशय में पहुंचती है। अमाशय में जहां हमारा भोजन कुछ समय के लिए एकत्रित होता है, पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट होता है। अमाशय के बाद आप नीचे देख रहे हैं, आपका एक अंगनाशय पाया जाता है। उसके बगल साइड में देखते हैं आपका अमाशय के बगल इधर देखेंगे बाएं साइड में, तो यकृत होती है। यकृत के नीचे एक छोटी संरचना होती है जिसको पित्ताशय बोला जाता है। तो इसी अमाशय के बाद हम देखेंगे ये जो हमारी आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कीपा नलिका कुंडलित हमारी जो नलिकाएं हैं, इनको हम आंत बोलते हैं। इनको दो पार्टों में बांटा जाता है, एक छोटी आंत, एक बड़ी आंत। छोटी आंत को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, जिसको डेडुनम, जेजुनम और इलियम के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपका देखते हैं ये बड़ी आंत है। बड़ी आंत को भी मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाएगा, सीकम, कोलम और रेक्टम। इनको भी तीन भागों में बांटा जाएगा, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपका गुदा द्वार है। क्या है? गुदा द्वार है। गुदा द्वार से क्या होता है, ये आपके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं हम उसको उत्सर्जित कर देते हैं। तो ये आहार नाल की हमारी प्रक्रियाएं हैं। आहार नाल की प्रक्रियाओं में हम इन भोजन को हमारे किन किन माध्यमों से गुजरता है। तो चलिए हम देखते हैं इसको कि आहार नाल की प्रक्रिया कैसे होती है। तो यहाँ पे हम थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे कि जो देखिए भोजन हमारा होता है वो जटिल से सरल में, हम जटिल भोजन को ग्रहण करते हैं, उसको सरल भोजन में परिवर्तित करते हैं। और इन्हीं भोजन को परिवर्तित करने में जो भी हमारे कार्य, जो भी हमारे तंत्र या इसको बोल सकते हैं अंग तंत्र कार्य करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। और पाचन तंत्र को हम दो भागों में बांटेंगे, एक हमारा आहार नाल होगा, दूसरा हमारा पाचक ग्रंथियां होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ आहार नाल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, पाचक ग्रंथियों को हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आहार नाल की बात करते हैं। तो आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी हमारी क्या होती है, एक हमारा तंत्र होता है। आहार नाल एक संपूर्ण तंत्र को एक नाम दिया गया है हमारा आहार नाल, जिसमें क्या आता है, आपका मुख आता है, मुख गुहिका आती है, ग्रसनी आती है, अमाशय आता है, आपका छोटी बड़ी आंत आती है। तो ये सभी हमारे आहार नाल के अंतर्गत आते हैं। तो आहार नाल को हम ये कह सकते हैं ये 8 से 10 मीटर लंबी हमारे तंत्र है। ये मुख द्वार से गुदा द्वार तक ये फैली हमारी संरचना होती है। तो इसको हम कुछ निम्न भागों में बांटेंगे। तो चलते हैं कुछ भागों में देखेंगे। पहला हमारा मुख द्वार से शुरू होता है। तो इस मुख द्वार से हम दो संरचनाएं पढ़ेंगे कि हम जानते हैं कि मुख का जहां हम भोजन की शुरुआत करते हैं वहां दो प्रक्रियाएं होती हैं। दो प्रक्रियाएं को कहने का यहाँ मतलब है कि हम यहाँ देखते हैं, पहला हमारा होता है दांत। मुख में हमारा क्या होता है, हमारा दांत होता है। और दूसरा हमारा होता है जीवा। क्या होता है? जीवा बोलते हैं या जीभ भी बोलते हैं आप लोग। तो ये हमारा टंग होता है और टीथ होता है, जहां से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा शुरू होता है मुख। मुख में हमारे दो अंग आते हैं, टीथ और टंग आते हैं। तो टीथ के बारे में यहाँ कुछ चीजें दी गई है, तो टीथ के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो दांत के अगर देखेंगे तो यहाँ मानव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मानव की चर्चा करेंगे। मानव को चर्चा करने का मतलब ये है कि मानव की कुछ दांत की खासियत है, आप देखिएगा इन तीनों को। तो मानव में 3 प्रकार की खासियत पाई जाती है कि ये गर्भदंती होते हैं। गर्भदंती का यहाँ कहने का मतलब है कि इनके जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, मसूड़ों में, जबड़ों में दबे होते हैं। मतलब ये देखेंगे कि हमारा छोटा सा हिस्सा भाग निकला रहता है, बाकी अधिकतर भाग हमारा क्या होता है, मांसल वाली संरचना में जड़े हुए होते हैं। ये और दूसरा ये कहते हैं द्विबारदंती। द्विबारदंती का कहने का मतलब है हमारे जीवन में
हमारे दांत दो बार निकलते हैं, जिसको हम एक बार दूध का दांत बोलते हैं, एक बार हम कहते हैं कि पत्थर का दांत निकला है, ठीक है। तो ये दो प्रक्रियाएं से हमारी होती है, तो मतलब हमारे जीवन में दो बार क्या आते हैं, दांत आते हैं। कई जानवरों में एक ही बार आते हैं, तो कई जानवरों में कई बार आते हैं। मगरमच्छ वगैरह जैसे जीव हैं, अगर उनकी भी देखेंगे, बाघ वगैरह में भी देखते हैं, क्या होते हैं, उनके दांत कई बार उग सकते हैं टूटने पर, ठीक है। और देखते हैं कि मानव का जो होता है वो विषम दंती होते हैं। विषम दंती होते हैं मतलब एक प्रकार के दांत की संरचना वहां नहीं पाई जाती है। विषम दंती का मतलब यहाँ बात करेंगे दांतों के प्रकार के देखेंगे तो विषम दंती ये चार प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है कृंतक, जिसे इंसीजर बोलते हैं। दूसरा होता है रत्नक, जिसे कैनाइन्स बोलते हैं। तीसरा हमारा होता है अग्रचवर्णक, जिसे प्रीमोलर कहते हैं। चौथा होता है हमारा चवर्णक, जिसे मोलर भी कहते हैं। तो ये चार प्रकार के हमारे दांत होते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इसको हम आगे फिगर में भी समझाते हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा एक देख लीजिए कि इंसीजर कृंतक का क्या होता है। कृंतक हमारा होता है काटना कुतरना। तो काटना कुतरने का मतलब ये है कि आप देखते हैं सेब वगैरह काटते हैं या खाते हैं, तो हमारा सबसे अग्र वाला जो दांत होता है, सबसे आगे वाला दांत जो हम मुस्कुराते हैं तो सबसे पहले हमारी दांत दिखती है, ये हमारे कृंतक होते हैं। तो कृंतक का देखने का मतलब ये कहेंगे कि इनकी संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। तो यहां देखेंगे, इसके बाद हमारा रत्नक होता है, जो नुकीले दांत निकले होते हैं वो हमारे रत्नक होते हैं, जिनसे हम कभी टॉफी वगैरह की पन्नी फाड़ते हैं। तो यहाँ पे फाड़ने का शब्द आ रहा है, तो इनका काम क्या होता है कि रत्नक का देखेंगे तो रत्नक हमारा क्या करता है, चीरना और फाड़ने का काम करता है, जबकि कृंतक हमारा काटना और कुतरना का काम करता है। तो कुतरना वगैरह देखते हैं, चूहे भी आगे दो निकले होते हैं, वो कुतरने के काम बहुत तेजी से करते हैं। तीसरा आपको होता है अग्रचमंडक। तो कृंतक के बगल, रत्नक के बगल देखेंगे कि आपके क्या होते हैं, अग्रचमंडक होते हैं। छोटी संरचनाएं होती हैं अग्रचमंडक, और अग्रचमंडक क्या करेंगे, भोजन को पीसने का काम करते हैं। हम आगे पहले कुतरते हैं, चीरते हैं, फाड़ते हैं, उसके बाद भोजन को पीछे ले जाके पीसने का कार्य करते हैं, उसे मुलायम बनाते हैं। और उसके बाद हमारा होता है चवर्णक, जिसको मोलर कहते हैं। ये भी क्या होता है, पीसने का कार्य करता है। इनकी भी संख्या होती है 12 होती है। तो सब सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, आपके चवर्णक पाए जाते हैं। तो चलिए इसको हम आपको फिगर समझाते हैं और आपको टीथ फार्मूला भी बताते हैं कि दंत फार्मूला मनुष्य में कैसे दांत गिनते हैं और बच्चों में कितने दांत होते हैं, उनको हम फार्मूले से समझते हैं। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे, ये दांत का हमारा क्या है, एक चित्र है। तो ये दांत हमने बनाया है, इसका हमने एक सिरा लिया है। एक सिरा लेने का मतलब है कि हम दांत को 4 हिस्सों में बांटेंगे, एक बाएं साइड, एक दाएं साइड, एक ऊपर, एक नीचे। तो 4 हिस्सों में बांटने का मतलब है हमने एक सिरा लिया है कि यहाँ देखेंगे बीच वाला सिरे से हम इस तरफ का एक दांत लिया है। दांत में हमने बताया कि कैसी संरचनाएं यहाँ पे क्रम होता है। तो आप इधर से देखेंगे, लेफ्ट टू राइट देखेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या होते हैं, 2 जोड़े में कृंतक पाए जाएंगे। एक तरफ की बात है, एक रत्नक पाया जाता है, 2 अग्रचमंडक लगे होते हैं और वहां पे चवर्णक लगे होते हैं। दंत सूत्र की बात करें तो वयस्क में होता है तो आईसीपीएम होता है, जो दांतों का क्रम होता है वो आईसीपीएम होता है। कृंतक को क्या कहते हैं, आईसी, ठीक है, सॉरी आई, इसको सी, इसको बोलेंगे प्रीमोलर, ठीक है, और इसको बोलते हैं एम, क्या बोल देंगे, एम, मोलर। तो प्रीमोलर में से प्री लिया जाता है। तो ये चीजें, तो वयस्क में शिशु में दांत का सूत्र कैसा होता है, अगर हम दांत की संरचना बनाएं तो कुछ संरचनाएं इस प्रकार की होती हैं। अगर हम दांतों को देखें तो ये संरचनाएं हमारी इस तरह की होती हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम देखेंगे तो ये हमारे दांत कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये तो अगर हम इसको बांटेंगे तो 1 2 3, ठीक है, ये हम इसको बांटेंगे तो कुछ हमारे दांत की संरचनाएं ऐसी होंगी। बड़ा हंसता हुआ व्यक्ति है, ठीक है, ये तो यहां हम रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आई सी पी एम, आई सी पी एम, आई सी पी एम, आई सी पी एम। तो ये फार्मूला रखने का मतलब है, अगर यहाँ फार्मूला रखते हैं तो ये 2 1 2 3, तो जस्ट डबल हो जाएगा। मतलब यहाँ देखेंगे कि एक तरफ हमारा कितना होता है, आईसीपीएम का अगर मान देखेंगे तो ये हमारा निकल के आता है 8 आता है। मतलब कि हम ऊपर की दांतों की संख्या देखेंगे तो कितना होता है 16, 2 2 4 4 1 5 5 3 8, तो 8 दूनी 16। मतलब देखेंगे इधर 8 इधर 8 इधर 8 इधर 8, ये वयस्कों में हो जाएगा। अगर ये शिशु की बात करेंगे तो शिशु में कितना होता है जोड़ा, हम यहाँ ऐड करेंगे 2 1 3 3 2 5, ये 5 होते हैं बेटा। तो इनको क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 4 कर सकते हैं, ये आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 20। तो यहाँ कर सकते हैं, इसको भी सेम कर सकते हैं वैसे ही, 8 इंटू 4 बराबर 32। कितना करेंगे, अगर एक तरफ आपका 8 आ रहा है तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32।
तो ये क्या हो सकता है, आप ये दंत सूत्र से बता सकते हैं आईसीपीएम जो वयस्क का एडल्ट का होता है 21-23 और शिशुओं की बात करेंगे तो ये 21-02 होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इन प्रक्रियाओं से हम गुजर सकते हैं और इस तरह से हम दांतों की संख्या को बता सकते हैं। एनी टाइम आप बिना किसी दांतों को गिने हुए ट्रिक माध्यम से आप बता सकते हैं, आईसीपीएम के तरीके से आप बता सकते हैं और तुरंत इसको सूत्र बता सकते हैं। तो ये हमारा दांत हो गया। अब चलते हैं हम जीवा के बारे में देखते हैं कि जीवा हमारा क्या करती है। देखिए हम अगली बात करेंगे तो हमारा दांत के बाद आता है जीवा, टंग। तो जीवा के बारे में जानते ही तो बहुत सारी चीजें आती हैं कि असली स्वाद का मदद तो हमारे जीभों से ही होता है। तो कुछ भी जीभ हमारी क्या होती है, बहुत लपलपाती है, ठीक है। तो चलिए जीभ कैसे लपलपाई की बात करते हैं आके। यहाँ देखते हैं टंग, टंग के बारे में कुछ बात पहले समझ जाइए क्या होता है कि ये हमारी चपटी मांसल संरचना है कि इसमें अस्थियां नहीं पाई जाती बेटा। तो ये मांसल संरचना है तो अस्थि नहीं पाई जाती है, ये इच्छा अनुसार कार्य करती है। तो देखिए कभी कभी दो चीजें आती हैं कि ये इच्छा अनुसार कार्य करती हैं या नहीं करती। देखिए अगर किसी चीज को देखकर आपके मुंह में पानी आना तो ये आपके कंट्रोल में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती। तो देखिए लार ग्रंथियों द्वारा लार को स्रावित करना क्या होता है, वो अलग होती है बातें। लेकिन जीवा जो आपकी करेगी, जीवा आप उसको क्या करती है, आप चाहिए जीवा को इधर रखिए चाहे उधर करिए, तो आपकी इच्छा अनुसार ही कमांड पे आपकी क्या करती है, कार्य करती है। तो यहाँ कार्य करने का मतलब यही है कि ये इच्छा अनुसार कार्य करती है। दूसरा यहाँ पे श्लेष्म का श्रावण होता है। श्लेष्म का मतलब यहाँ म्यूकस होते हैं। तो श्रावण क्या होता है, वो आपके जीवा को गीला बनाए रखते हैं, सूखने से बचाते हैं, नमी बरकरार रखते हैं। और देखते हैं बेटा इसमें 4 टेस्ट बड्स पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं भी पाई जाती है, जो कि मैंने फिगर में यहाँ पे बनाया है कि 4 स्वाद कलिकाएं भी पाई जाती हैं। और इसके साथ साथ इसमें लार ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। तो लार ग्रंथियों की बात हम आगे चलेंगे तो आपके मुख में ही आ जाएंगी लार ग्रंथियां। तो जो आगे चल के हाँ इसी में आके अपना क्या करती है, रस को छोड़ती हैं, जो आगे भोजन को पचाने में सहायता करती हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीजें आपकी दी गई है, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये क्या दी गई, ये आपके दिया गया है घाटी ढापन। तो घाटी ढापन क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका घाटी ढापन। जब आप खाना वगैरह खाते हैं तो खाना वगैरह खाने के बाद जब उसको निगलते हैं तो देखिए आपकी अगर यहाँ पे पुश करिए तो क्या करते हैं, जब खाने को निगलते हैं तो आप श्वसन तंत्र को स्टॉप कर देते हैं, मतलब श्वसन प्रक्रिया को रोक देते हैं। और रोकने के पश्चात क्या करते हैं, इसी घाटी ढापन को आप यहाँ बंद करते हैं ताकि भोजन का कोई भी अंश आपके श्वसन या नासिका में ना जा सके। उसके बाद देखिए बेटा इसको क्या बोलते हैं, इसको टॉन्सिल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये टॉन्सिल है, ठीक है। इसको बोलेंगे आपका टॉन्सिल। और ये देखेंगे आपका, तो यहाँ पे भी देखेंगे ये चीजें। तो ये जीवा का भी आपका क्या होता है, ये भाग हो जाता है। तो इन भागों को हम अगर देखेंगे चीजों को तो समझिए मेरी बात को। तो हम जीवा को 4 हिस्सों में बांटते हैं। कितने हिस्सों में बांटते हैं, 4 हिस्सों में बांटते हैं। इन 4 हिस्सों को अगर हम देखेंगे आगे तो जो चारों आपकी तो जीवा में 4 टेस्ट बड पाए जाते हैं। देखेंगे इसके पश्च वाले भाग में हम ध्यान देंगे तो जो हमारा तालु की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है, वहां पे हमारा क्या होता है, कड़वा होता है। जब हम कड़वा का कोई स्वाद ग्रहण करते हैं तो उस वाले भाग में कोई भी अगर कड़वी चीज आएगी तो हमें कड़वा का स्वाद देता है। आगे वाले भाग में हम देखते हैं यहाँ पे आपके मिठास उत्पन्न करती है। मीठा जो आपके स्वीट होते हैं वो आपके अग्र भाग में क्या होती है, कलिकाएं आपको बताती हैं। किनारे किनारे जीवा की जो भाग होती है हमारी, उसमें आपकी क्या होती है, नमकीन की होती है। मतलब आप यहाँ देखेंगे नमकीन वाली यहाँ कलिकाएं होती हैं। और बीच वाले भाग में आपका क्या होता है, खट्टा होता है। तो आपको देखिए जब आप बचपन में क्या होते हैं, दवाएं खाते हैं तो दवा को हम लोग बच्चे कहाँ रखते हैं, सीधा यहाँ रखते हैं। तो दवा हमको और कड़वी रहती है, जबकि बड़ों को हम देखते हैं क्या करते हैं, दवा को सीधा रखते हैं और खा ले जाते हैं। मीठे के लिए भी हम देखेंगे तो आगे मीठे का जो स्वाद होता है जीवा के आगे वाले भाग से हमें क्या होता है, मिठास ज्यादा एहसास होती है। किनारे वाले भागों में हम क्या करते हैं, नमकीन का स्वाद लेते हैं और बीच वाले में तो हाजमोला का स्वाद ही अलग होता है। तो वहाँ खट्टे का स्वाद हमारा आता है। तो ये 4 प्रकार की हमारी टेस्ट बड होती हैं जो हमें स्वाद का एहसास कराती हैं। तो ये जीवा की बात होगी। जीवा में यहाँ पे लार ग्रंथियों की बात होगी। तो लार ग्रंथियों को हम यहाँ पे बात करेंगे जब हम इसका सेकंड स्टेप पढ़ेंगे, पाचक ग्रंथियां। तो लार ग्रंथियों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ बस एक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है हर तंत्र का, आप नाल में यहाँ के देखते हैं। उसके बाद हमारा आता है ग्रसनी। ग्रसनी को देखेंगे तो ग्रसनी हमारा क्या होता है, एक कीपाकार भोजन वायु का सहमार्ग होता है जो ध्वनि की गूंज उत्पन्न करता है। तो कुछ नहीं, जब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम चलते हैं नीचे तो जहाँ घाटी ढापन के बंद होने की प्रक्रिया के बाद आपका हिस्सा होता है उसे ग्रसनी कहते हैं। तो ग्रसनी का एक कीपाकार की संरचना है। जब मैंने आपको फिगर बनाया था तो फिगर में आप देखेंगे कीपाकार संरचना मुख के नीचे वाले पे जहाँ आपका ये क्या पाया जाता है, आपका टेटुआ भी पाया जाता है। तो इसके ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं।
तो यह क्या होता है, यह भोजन और वायु का सहमार्ग होता है। भोजन वायु सहमार्ग मतलब आप भोजन की प्रक्रिया भी इसी के दौरान गुजरती है और इसी माध्यम में या इसी मार्ग से आपकी वायु भी गुजरती है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि भोजन और वायु का सहमार्ग होता है। यहीं पे अगर आप देखिए आपकी क्या होती है, साउंड भी वाइब्रेट करती है। जब आप बोलते हैं तो यहीं पे आपकी कंपन भी उत्पन्न होती है, तो ये ध्वनि में गूंज उत्पन्न करती है। अगर ये वाइब्रेट न करती तो ध्वनिया हम बिना माध्यम के हमारी आगे निकलती ही ना, बोलते रहते, लोग समझ ही ना पाते। तो ये आपका ग्रसनी है। ग्रसनी से अगला हिस्सा आपका ग्रास नली हो जाता है, जो एक लंबी श्रृंखला एक पाइपनुमा संरचना आती है, सीधा अमाशय से जुड़ती है। तो वहां पे आप क्या कह सकते हैं कि ये पेशीय संकुचनशील एक नलिका है और इसमें श्लेष्म ग्रंथियां इसकी दीवारों पे पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, भोजन को या दीवारों को, सतहों को गीला बनाए रखती हैं और भोजन को क्रमाकुंचन गति के माध्यम से आगे बढ़ा देती हैं, सीधा अमाशय में पहुंचा देती हैं। यहाँ पे पाचक एंजाइम्स वगैरह नहीं पाए जाते, यहाँ पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है, सिर्फ ये परिवहन का काम करती है, माध्यम से एक माध्यम में भोजन को पहुंचाती है। उसके बाद हमारा आता है अमाशय। अमाशय हमारा आता है, स्टोमैक भी आता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब हम पाचन की प्रक्रिया को डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां पे आपकी अमाशय की बात आएगी। तो चलिए हम देखते हैं अमाशय। अमाशय क्या है, 25 सेंटीमीटर एक जे आकार की एक थैलीनुमा संरचना है, या कह सकते हैं आहार नाल की सबसे बड़ी तंत्र भी होती है। तो आप जानते हैं कि पेट आदमी का क्या होता है, बड़ा होता है तंत्र में, जहां पे भोजन एकत्रित होता है जाकर और कुछ समय के लिए एकत्रित होता है और पाचन की आंशिक पाचन की प्रक्रिया के उपरांत ही छोटी आंतों में चला जाता है। अगर इसकी बात करेंगे तो हम हम अमाशय को 4 हिस्सों में बांटेंगे। तो ये फिगर मैंने बनाया है, इसको 4 हिस्सों में बांटा जाता है बेटा। इसको कार्डियक, पहला भाग होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडिक, तीसरा होता है आपका पाइलोरिक, चौथा होता है आपका सिसाग्र। ये ग्रहणी आपका छोटी आंत का हिस्सा है, तो इसको इसमें जोड़ना नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट कर दिया हूं ताकि आपको बता सकूं। तो कार्डियक भाग ये होता है जहां से ग्रास नली आके जुड़ती है और भोजन का क्या होती है, प्रवेश होता है। तो ये भोजन का क्या होता है, गमन का मार्ग होता है, मतलब यहाँ से भोजन प्रवेश करता है। तो सर्वप्रथम इसका ऊपरी भाग कार्डियक होता है। फंडिक की बात करेंगे तो अमाशय की जो ऊपरी वाली सतह आपको दिखती है वो फंडिक भाग होता है। और हम बात करेंगे जो पाइलोरिक होता है, पाइलोरिक छोटी आंत से जुड़ता है। किससे जुड़ता है, छोटी आंत की ग्रहणी से। पाइलोरिक या कह सकते हैं अमाशय का अंतिम भाग होता है जो क्या करता है, छोटी आंत से जुड़ता है। और इनके अलावा जो शेष भाग बचता है उसको हम सिसाग्र बोलते हैं। तो इस तरह से हम अमाशय को 4 हिस्सों में बांटते हैं। तो 4 हिस्सों में समझ में आ गया। पहला आपका कार्डियक भाग होता है, दूसरा आपका फंडिक भाग होता है, तीसरा आपका पाइलोरिक भाग होता है और इनके अलावा जो शेष भाग बचता है उसको सिसाग्र बोलते हैं। इसके बाद हम चलते हैं छोटी आंत बड़ी आंत के बारे में भी देख लेते हैं कि उनकी प्रक्रियाएं कैसी होती है। प्यारे साथियों, टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ी सी लाइट यहाँ चली गई है, तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर लाइट की वजह से हम वीडियो रोक देते तो ये अभी आपका ये पूरा ना हो पाता, लेकिन हम इसको थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, लेकिन देखिएगा हम इसको वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम देखे थे अभी हमने वहां देखा था, अमाशय तक देखा था। अमाशय के बाद हम देखें जब भोजन हमारा छोटी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत में भोजन पहुंचता है तो यहाँ पाचन और अवशोषण होता है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि पाचन और अवशोषण का ये मुख्य केंद्र होता है। दूसरी बात अगर बता सकते हैं कि 6 से 7 मीटर ये क्या होती है, कुंडलित नलिका होती है, लंबी होती है। तो देख रहे हैं 6 से 7 मीटर की लंबी नलिका है छोटी आंत में। आप देखते हैं कि हमारे अमाशय के जस्ट नीचे कुंडलित नलिकाएं दिखती है उसमें। तो छोटी आंत की 6 से 7 मीटर लंबी होती है। इसमें रसांकुर उपस्थित होते हैं। रसांकुर का फिर वही बात आ रहा है, विली होते हैं। विली क्या करते हैं, पाचन और अवशोषण में सहायता करते हैं। छोटी आंत को पाचन और अवशोषण में सहायता प्रदान करते हैं। छोटी आंत को अगर 3 भागों में बांटेंगे तो 3 भाग इसमें पाए जाते हैं। आपने वहां पे फिगर में फिगर आउट किया था वहां पे, तो डेडुनम, जेजुनम और इलियम देखा था। यहाँ की हिंदी हम देखेंगे तो ग्रहणी, मध्याह्न, शेषांत, ये 3 नाम होते हैं। ग्रहणी में देखेंगे बाद जब हमने अमाशय की बात देखी थी, अमाशय की जब हमने देखा था वहां पे पाइलोरिक वाला भाग देखा था। पाइलोरिक भाग हमने बताया था आपको कि ग्रहणी से जुड़ता है। तो ग्रहणी में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, वहां भोजन से पहुंचने का माध्यम होता है मध्यांत्र। क्या होता है, तो इसी ग्रहणी में बात करेंगे तो अग्नाशयी और पित्तरस, अग्नाशय और पित्तरस आके भोजन में मिलते हैं। कभी ये मत कहिएगा कि अमाशय में जाके अग्नाशय और पित्तरस मिलता है, ये आके छोटी आंत में भोजन में मिलते हैं, ग्रहणी में ही मिलते हैं। मध्यांत्र भाग होता है जो भोजन को आगे बढ़ाने का कार्य होता है। शेषांत्र जो है ये छोटी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा है और यहाँ अवशोषण की गति को तेजी से बढ़ा दी जाती है। तो उसके बाद हम देखे थे जब भोजन शेषांत्र से होते हुए बड़ी आंत में उंडुक वाले भाग में पहुंच जाता है, ठीक है। तो उंडुक वाले भाग में बात करते हैं, बड़ी आंत में आ गए तो बड़ी आंत का हम यहाँ देखेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। तो ये आहार नाल का अंतिम भाग है। आहार नाल के अंतिम भाग में अब जब भोजन पच चुका है, अब उसकी स्वांगीकरण की प्रक्रिया होगी। यहाँ भोजन और जल का अवशोषण होता है, जो भी बचा हुआ आपका भोजन जो भी थोड़ा सा अवशोषण के लायक होता है वो होता है, जल का भी होता है।
और उसके बाद अब यहाँ से जो व्यर्थ आपका अपशिष्ट पदार्थ होता है जो कि पाचन के लायक नहीं होता है, उसको अपशिष्ट पदार्थ या हम कहेंगे अपचित भोजन को हम उत्सर्जित कर देते हैं। यहाँ कहेगा तो यहाँ इसके 3 भागों में बांटा जाता है, उंडुक, कोलन और मलाशय, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीकम, कोलन और रेक्टम बोलते हैं। तो इन तीनों रूपों को हम देखते हैं 3 भागों में बांटा जाता है। इसी में आपकी आती है एक अपेंडिक्स आती है जिसको आप वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जानते हैं। ये भी एक हमारा अवशेषी अंग होता है जो कि उंडुक वाले भाग में पाया जाता है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे मानव में उसकी कुछ ज्यादा कार्य विधि रह नहीं गई है। इस वजह से हम अवशेषी अंग कहते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज पहले कच्चा भोजन खाते थे, तब उसका क्या होता था, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का कार्य होता था, लेकिन आज हम खुद ही पका पकाया भोजन खाते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। तो ये हमारा क्या था, आहार नाल का एक सामान्य परिचय था। हम जब मानव क्या करेंगे, पाचन में करेंगे कि मानव में पाचन कैसा होता है, तो वहां हम डिटेल से फिर इनको समझेंगे। अभी तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, तो वहां से हम इसको समझेंगे। अब इसको आहार नाल के बाद दूसरा हमारा आता है पाचक ग्रंथि। तो पाचक ग्रंथि की बात करेंगे तो यहाँ पे पहली आती है कि कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाएंगे, कौन कौन सी रसें पाई जाएंगी जो कि क्या करेंगे, भोजन को पचाने में मदद करेंगी। तो इस वाले स्टेप में, इस वाले पार्ट में हम पाचक ग्रंथियां पढ़ेंगे। तो पहला इसमें आता है आपका लार ग्रंथि। लार ग्रंथि की बात करते हैं बेटा, तो लार ग्रंथि की हम कहेंगे ये 3 जोड़ियां पाई जाती हैं हमारे मुख में। लार ग्रंथियों की 3 जोड़ियां पाई जाती हैं। अगर 3 जोड़ी की बात करते हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट बता सकते हैं कि मानव हमारा जो होता है, सामान्य मनुष्य बेटा 1.5 लीटर मतलब 1.5 लीटर प्रतिदिन हमारे क्या होती है, लार का श्रावण होता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। मैंने फिगर थोड़ा बनाया, फिगर हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा खासा बना होगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 जोड़ी ग्रंथियां दिखाई। पहले लाल ग्रंथियां, पहला जो कान के नीचे पाई जाती है उसको कर्णपूर्व ग्रंथि बोलते हैं, जिसे पैरोटिड ग्रंथि भी कहा जाता है। ये सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है, पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। और ये जो जिस नलिका से हमारे मुख में जुड़ती है उसको बोलते हैं स्टेंसन की नलिका बोलते हैं। मतलब ये स्टेंसन की नलिका से ही अपने लार को स्रावित करती है। दूसरा हम देख रहे हैं बेटा, यहाँ जीवा के नीचे, मुख के नीचे, जीवा के नीचे देखेंगे तो दूसरी हमारी है अधोजीवा। तो नाम ही है अधोजीवा, जीवा के नीचे। इसका हम बात करेंगे तो ये सबलिंगुअल ग्लैंड्स बोलते हैं जो जीवा के नीचे पाई जाती है। और तीसरी हमारी जबड़े के नीचे पाई जाती है जिसे अधोहनु कहते हैं, सब मैक्सिलरी कहते हैं। सब मैक्सिलरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ये जबड़े के पास पाया जाता है और इसकी जो नलिका जो हमारे जिह्वा के नीचे पहुंचती है या कृंतक दांतों के पास अपने रसों को स्रावित करती है बेटा, उसको वार्टस नलिका बोलते हैं। और ये अधोजीवा में जिस नलिका से बोलती है इसको हम बोलते हैं बेटा रिविनस बोलते हैं। रिविनस नलिका से ये हमारे जीभ के नीचे कई प्रकार से लार को स्रावित करती है। तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी पार्ट होगी कि लार ग्रंथियां 3 जोड़ी में पाई जाती हैं, 3 तरीके से पाई जाती हैं। ठीक है, अब इसमें जो एंजाइम्स पाया जाता है हम उस एंजाइम्स की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा तो ये हमारे एंजाइम्स होते हैं जो इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जो भोजन को क्या करते हैं, पचाने में और उसके क्या करते हैं, प्रक्रिया को बढ़ाने में सहायता करते हैं। यहाँ पे एक शब्द आता है लाइसोजाइम, टाइलिन और एमाइलेज। इसमें 3 तरह के एंजाइम्स पाए जाएंगे बेटा, लाइसोजाइम, टाइलिन और एमाइलेज। लाइसोजाइम जो करता है, हम भोजन के साथ जो ग्रहण करते हैं, भोजन जो ग्रहण करते हैं बेटा, भोजन में हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को भी खा लेते हैं। हमको एहसास नहीं होता कि हम भोजन, हमें लगता है शुद्ध खा रहे हैं। इसीलिए हमें कहा जाता है कि गर्मा गर्म भोजन जितना खाएंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होता है, बल्कि ठंडे भोजन की अपेक्षा। तो ठंडा वगैरह भोजन जब भी हम खाते हैं, खुला वगैरह चीजें खाते हैं, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे प्रवेश कर जाते हैं बेटा। और ये बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए लाइसोजाइम हमारा एक्टिव होता है। मतलब भोजन में जब हम क्या करते हैं, लार हमारा घुलता है तो कई बैक्टीरिया को लाइसोजाइम मार देता है। सारे नहीं मरते, वो आगे जाके भी प्रक्रिया बढ़ती है। और टाइलिन और जो एमाइलेज होता है ये भोजन में मिलकर भोजन को मीठा बना देता है, शर्करा में ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और इसी को भोजन को बढ़ा के फिर आगे प्रक्रिया में भेज दिया जाता है। आप किसी भी खट्टा मीठा भोजन खाते हैं, कुछ समय के बाद भोजन का स्वाद मीठा ही हो जाता है। तो वो किस कारण होता है, टाइलिन और एमाइलेज हमारे भोजन को मीठे में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अमाशय में जो हमारी जठररस वगैरह पाई जाएंगी, अग्नाशय रस, पित्त रस पाई जाएंगे, लीवर में क्या चीजें होंगी उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि लाइट की समस्या थोड़ी अभी है और वीडियो सही से बन नहीं पाएगा। तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और आपको इसी की पाचक ग्रंथियों को बताएंगे और उसमें हम मानव में पाचन की प्रक्रिया को भी पूर्ण कर देंगे। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। ऐसी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे, आप देख रहे हैं इतनी गर्मी में हम वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, तो अगर आप शेयर करते रहेंगे तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती रहेगी। अपने लोगों के साथ, बच्चों के साथ शेयर कीजिए और खूब सारा प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।